हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी. दिस इज चैप्टर नंबर 3, आर चेंजिंग अर्थ. फॉर चैप्टर नंबर 1 and 2 यू कैन स्लाइड थ्रू माई चैनल. चैप्टर 3 को समझने से पहले इट विल बी बेटर इफ यू गो एंड वॉच चैप्टर 2 वीडियो. वी हैव लर्नड अबाउट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में आज हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ. तो फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं इंटरनल, जो अर्थ के इनसाइड में हमें देखने को मिलते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल, जो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं. एंड व्हेन दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस कंबाइंड और इंटरैक्ट, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो हमें यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं. तो कैसे, आइए समझते हैं इस चैप्टर के माध्यम से. हमने प्रीवियस चैप्टर में अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा, दैट इट इज लिथोस्फेयर एंड डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. वो लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहली लेयर आती है जो अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज क्रस्ट. उसके बाद आ जाती है मैंटल, फिर आ जाती है कोर. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स है नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. तो जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्रस्ट और मैंटल, अपर मैंटल के बीच में मौजूद होती है. ये हमारी क्रस्ट है और ये है हमारी मैंटल. तो क्रस्ट के जस्ट बिलो और मैंटल के ऊपर यहाँ पर ये मौजूद होती है लिथोस्फेरिक प्लेट. और ये बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती है, जिसके कारण हमें अर्थ पर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, वोल्केनोज, आइलैंड्स एक्सेट्रा. सो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो अर्थ के भीतर में मूव करती रहती है. दैट मीन्स सम इंटरनल एंडोजेनिक फोर्सेस is responsible for its movement and formation of landforms on the surface. So इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मोल्टन मैग्मा यहाँ और यहाँ मूव कर रहा है सर्कुलर मैनर में, और मोल्टन मैग्मा के मोशन की वजह से ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं और धरती के सरफेस पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हुए देखने को मिलते हैं. ये क्या है हमारी? ये है क्रस्ट और ये है हमारा मैंटल. तो क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट और मैंटल के थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट, और यहाँ मोल्टन मैग्मा मूव करता है इसके नीचे, इसीलिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं और ऊपर लैंडफॉर्म्स बनते हैं. अब हम बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स की डेफिनेशन के बारे में. यहाँ पर लिखी हुई है, आप जैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर. द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या है? बटी हुई है लार्ज और स्मॉल इरेगुलर शेप की प्लेट्स में, जो कि कॉन्टिनेंट और ओशन को अपने ऊपर कैरी कर रही है. अब हम बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में. तो एस्थेनोस्फेयर बहुत ही विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल एरिया है. विस्कस यानी ये एरिया की कंसिस्टेंसी काफी स्टिकी और थिक होती है, समवेयर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. एस्थेनोस्फेयर इज वीक एंड डक्टाइल, दैट मीन्स ये एरिया इजिली डिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है. एंड एज इट इज अबव मैंटल एंड बिलो लिथोस्फेयर. एंड मैंटल में क्या हो रहा है? मैंटल में मोल्टन मैग्मा मूव करता रहता है, इसलिए इसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मैग्मा मूव कर रहा है ऐसे ऐसे सर्कुलर मैनर में. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो इसके ऊपर की प्लेट है वो खिसकती रहती है, मूव करती रहती है. The asthenosphere is the main source of magma and it is layer over which the lithospheric plate, continental plates move. और ये मेन सोर्स है मैग्मा का. एस्थेनोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलता है? मैग्मा देखने को मिलता है, और इसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी कहते हैं, वो मूव करती रहती हैं. जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो जो लिथोस्फेयर का मूवमेंट है वो प्रिसाइसली एस्थेनोस्फेयर की वजह से हो रहा होता है, एज इट इज विस्कस, वीक एंड डक्टाइल. सो एस्थेनोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट which then leads to formation of landforms. पहले एस्थेनोस्फेयर मूव कर रहा है और उसकी वजह से हमें क्रस्ट पे लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं. Now let's talk about types of forces. The Earth's movement are divided on the basis of forces which causes them. The force which act in the interior of the Earth are called endogenic. The force that work on the surface of the Earth are called exogenic. So we have talked about internal forces, जिसकी वजह से धरती की प्लेट्स मूव कर रही हैं और हमारी धरती प्लेट्स पर ही बनी है. बट फोर्सेस एक्सटर्नल भी होते हैं. सो अर्थ की मूवमेंट
दो तरह के फोर्सेस की वजह से हो रही है। अर्थ की जो मूवमेंट है वो दो तरह के फोर्सेस की वजह से हो रही है। पहला है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। जो भी फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में है उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जो भी फोर्सेस अर्थ के इनसाइड में है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो भी फोर्सेस अर्थ की सतह पर अपना काम कर रहे हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वो यहाँ होती है सरफेस के ऊपर। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस sudden movement and at other times produce slow movement. Sudden movements like earthquake and volcano cause mass destruction over the surface of the earth. Now, endogenic forces कभी कदार sudden movements करते हैं and sometimes causes slow movements. जब endogenic forces sudden movement करती हैं तब इन्हें catastrophic forces कहा जाता है। sudden movements जैसे earthquake यानी भूकंप और volcanoes ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर तबाही लाते हैं। जब भूकंप आता है तो कितनी तबाही आती है, और अगर ज्वालामुखी फटता है तो भी वहां पर क्या हो जाता है, तबाही आती है। तो ये कैसे हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर से फोर्सेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें सरफेस के ऊपर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। और यही एंडोजेनिक फोर्सेस जब स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जैसे कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में आता है बिल्डिंग माउंटेन्स। ये जो पहाड़ बनते हैं वो बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं, सैकड़ों साल में मूव करते हैं और धीरे धीरे मूव करके पहाड़ को और ऊंचा बनाते हैं। तो ये वाला जो फोर्स जो इसमें लग रहा है पहाड़ बनाने में वो डायस्ट्रोफिक है। और जो सडन फोर्सेस आते हैं जिसकी वजह से अचानक अर्थ के ऊपर चेंजेस हो जाते हैं वो है अर्थक्वेक, वोल्केनो, या जब कोई जमीन फिसल जाती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में दो तरीके के फोर्सेस, एक होते हैं कैटास्ट्रोफिक जिसकी वजह से तबाही आती है, एक होती है डायस्ट्रोफिक जिसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस दो प्रकार के हैं, एक है कैटास्ट्रोफिक और दूसरा है डायस्ट्रोफिक। और एंडोजेनिक फोर्स को कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नाउ अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक यानी भूकंप, अर्थक्वेक यानी भूकंप अंदर से आता है। सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ कॉजेस अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से सरफेस पर तबाही मचती है। बेसिकली अर्थक्वेक को सीस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। एंड अर्थक्वेक को भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक है बॉडी वेव्स और एक है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ। बॉडी वेव्स जो हैं वो अर्थ के इंटीरियर में भी ट्रैवल करती हैं, और यही वेव्स जब सरफेस पर आ जाए तो ये बहुत तबाही मचाती हैं। तो इन्हीं वेव्स को सरफेस वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स एंड दिस इज सरफेस वेव्स। वेव्स के बारे में हम दूसरे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सीस्मिक वेव्स के बारे में। तो हमने समझ लिया अब तक दैट धरती के ऊपर और नीचे फोर्सेस मौजूद है जो धरती पर बदलाव लाते हैं। पहला एंडोजेनिक यानी इंटरनल फोर्स है, इसके भी प्रकार है, पहला सडन, दूसरा डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स को कैटास्ट्रोफिक फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सडन फोर्स में आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। जब जमीन का बड़ा हिस्सा फिसल कर और नीचे गिर जाए तो ये लैंडस्लाइड कहते हैं इसे। अब एंडोजेनिक के प्रकार डायस्ट्रोफिक फोर्स की बात करें तो इसकी वजह से क्रस्ट में शिफ्टिंग, रेजिंग और क्रिएशन देखने को मिलता है, जैसे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग। पहाड़ सडनली नहीं बनते हैं, कई लाखों साल लगते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू एंडोजेनिक डायस्ट्रोफिक फोर्स। एंड लास्टली क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स धरती पर लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं तो इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं। मैंने इतना दोबारा इसलिए रिपीट किया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, बार बार आप सुनेंगे तो समझने में इजी पड़ेगा और याद करने में आसान रहेगा। नाउ इफ समवन आस्क यू व्हाट इज अ वोल्केनो, देन आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? तो अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो ये डायग्राम है वोल्केनो का। हियर यू कैन सी डीप इनसाइड द अर्थ इन द मैंटल। यहाँ है मैग्मा चेम्बर। ये कहाँ पर लोकेटेड है आप देख सकते हैं, क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट में और मैंटल के थोड़ा ऊपर। हियर इट इज मैग्मा चेम्बर। यहाँ पर मैग्मा बन रहा है और ये प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये इरप्ट हुआ, फटा एंड इट इरप्टेड आउट। ये बाहर आ गया और जब ये धरती के सरफेस पर आ गया तो इसे लावा कहते हैं।
अंदर जहाँ मैग्मा बना उसे मैग्मा चेम्बर कहते हैं। जिस एरिया के थ्रू ये ऊपर आए उसे वेंट कहते हैं। जहाँ से ये बाहर आ रहा है दिस इज कॉल्ड वेंट, दिस इज कॉल्ड वेंट। और टॉप मोस्ट फ्रॉम वेयर ये बाहर सरफेस पर निकले उस एरिया को क्रेटर कहते हैं। जहाँ से ये इरप्ट होके बाहर आएगा उस एरिया को क्रेटर कहते हैं। और यहाँ से गैसेस और एशेस भी सरफेस पर आती हैं। तो वोल्केनो एक खुला रास्ता है, ओपनिंग है, जो कि अर्थ के क्रस्ट में होता है, जिससे मोल्टन मैग्मा सडनली बाहर आ जाता है। नाउ अर्थक्वेक क्या है? नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The places in the crust where the movement starts is called focus. The place on the surface above the focus is called epicenter. Now earthquake. तो earthquake के बारे में हम सभी जानते हैं एंड ये न्यूज़ में भी कई बार सुनने को मिलता है कि यहाँ भूकंप आया, वहाँ भूकंप आया। सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। सो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इसमें ज़मीन के ऊपर वाइब्रेशन आती है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो वाइब्रेशन तो आएगी। किसी भी चीज़ को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो ज़मीन वाइब्रेट करती है। तो इसमें भी जब प्लेट्स मूव कर रही हैं तो वाइब्रेशन हो रहा है और ये वाइब्रेशन पूरे अर्थ में ट्रैवल करते हैं और इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अचानक से ज़मीन पर आने वाले झटकों को अर्थक्वेक कहते हैं। धरती के अंदर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, वी ऑल नो दैट। बट जिस पर्टिकुलर एरिया से ये ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, उस एरिया को फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक है, और अर्थ के इंटीरियर में यहाँ कहीं से मूवमेंट स्टार्ट हुई और ये जो वेव्स हैं वो फैली। तो जो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इस एरिया को हम कहेंगे फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर होता है एपिसेंटर। जो क्लोजेस्ट एरिया है फोकस से दैट इज एपिसेंटर और वो अर्थ के सरफेस पर होता है। बाकी ये जो वेव्स हैं थ्रू आउट अर्थ ट्रैवल करती हैं, वाइब्रेशन की सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो थ्रू आउट अर्थ ट्रैवल करती हैं। नाउ सी इन दिस डायग्राम, सो द प्लेस अबव फोकस इज एपिसेंटर। ये क्या है? फोकस है और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये है हमारा एपिसेंटर। और ये जो सेस्मिक वेव्स हैं एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, अर्थ के अंदर भी और अर्थ के ऊपर भी। ये जो है ये इंटरनल पार्ट है और ये है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये इंटरनल में भी ट्रैवल कर रही है, यू कैन सी हियर, एंड एक्सटर्नल पार्ट में भी ट्रैवल कर रही है। एपिसेंटर ऑन द सरफेस इज क्लोजेस्ट टू फोकस। एपिसेंटर जो अर्थ के ऊपर है वो फोकस से काफी नजदीक होता है, विच इज इनसाइड द अर्थ। यहाँ पर आपको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो फोकस है, फोकस के ऊपर एपिसेंटर है, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है फोकस से, तो यहाँ पर अर्थ की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत क्लोजेस्ट होती है। अगर यहाँ झटका स्टार्ट हो रहा है, सडन मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एपिसेंटर पे फील होती है। हालांकि अर्थक्वेक के आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people including studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated. Snakes come to the surface. हालांकि earthquake के आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये मूवमेंट ज़मीन के बहुत अंदर से बाहर आती है, पर इससे होने वाली तबाही को हम प्रिवेंटिव मेजर्स के माध्यम से कम कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे, थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे, तो क्या होगा? हम अर्थक्वेक की आने वाली तबाही से खुद को बचा सकेंगे। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स जो लोकल लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जैसे जानवर के बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि उनकी हेयरिंग पावर ह्यूमन से ज़्यादा होती है। मछलियों का तालाब में उथल पुथल करना अर्थक्वेक से पहले, और भूकंप आने के समय पे स्नेक्स का सरफेस पर आ जाना। ये सब क्या है? बताता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। दिस इज सम कॉमन मेथड्स टू प्रिडिक्ट इफ अर्थक्वेक इज कमिंग समवेयर। अब बात करते हैं, अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया जाता है एक मशीन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ एक मशीन है जो अर्थक्वेक को मेजर करती है। कब आएगा ये नहीं बताती है, पर उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, ये बताती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। इस स्केल पर अर्थ के मैग्नीट्यूड को
अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को समझा जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। जो भी 2.0 मैग्नीट्यूड या उससे कम का आता है अर्थक्वेक, तो वो बहुत कम फील होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब जब इंटेंसिटी 5.0 होती है तब चीज़ें गिरने लगती हैं। 6.0 हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 होती है तो इसकी जो इंटेंसिटी है उसे बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 7 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। और ये जो स्केल पर जब 7 इंटेंसिटी होती है तो इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है और इससे बहुत ज़्यादा तबाही भी मचती है जब 7 मैग्नीट्यूड होता है। नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की मदद से लैंडफॉर्म्स बने। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से यही लैंडफॉर्म्स टूट के गिरते हैं, इरोड होते हैं। The landscape is being continuously worn away by two process, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the surface of earth. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Now, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं वो दो प्रोसेस की वजह से ग्रेजुअली डिसअपेयर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं या छोटे या पतले होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं रॉक्स की, माउंटेन की रॉक्स की, बड़े बड़े रॉक्स की। तो पहला है वेदरिंग। वेदरिंग लंबे समय तक पत्थर पर पानी पड़ने से, एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण या धूप पड़ने से पहाड़ों से पत्थर टूट कर गिरे तो उसे वेदरिंग कहते हैं। दिस इज माउंटेन, ठीक है, ये है हमारा पहाड़। अब इसमें से ये वाला हिस्सा अगर टूट के नीचे गिर जाए तो ये हो गई हमारी वेदरिंग। और इरोजन में जो टूटे हुए पत्थर होते हैं वो और इरोड हो रहे होते हैं और पतले हो रहे होते हैं, छोटे हो रहे होते हैं, डिसअपेयर हो रहे होते हैं। बार बार पानी पड़ने से या हवा लगने से या बर्फ की वजह से इस केस में इसे इरोजन कहते हैं। अब यही जो पत्थर है वो और छोटा होता जाए और इससे जो भी मटेरियल है वो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से या पानी पड़ने से इसका जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता चला जाए तो इसे हम कहेंगे इरोजन। वेदरिंग में क्या हो रहा है कि पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा टूट के गिर रहा है तो उसको कहते हैं वेदरिंग। अब वही जो टूटा हुआ हिस्सा है अगर वो और इरोड हो रहा है और मतलब पतला होता जा रहा है वाटर की वजह से और हीट की वजह से तो उसे हम कहेंगे इरोजन। अब यही इरोडेड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ और कहीं और जाकर इकट्ठा हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। इरोजन हुआ, पहले वेदरिंग हुई, पहाड़ से पत्थर टूट के गिरा, फिर उसका इरोजन हुआ। इरोजन के बाद हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया, कहीं और जाके वो इकट्ठा हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल डिपोजिशन। तो वेदरिंग में रॉक्स, सॉइल या मिनरल्स डिकम्पोज होते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, वेयरएज इन इरोजन पत्थर डिस्प्लेस होते हैं हवा, पानी या बर्फ की वजह से। यही इरोडेड मटेरियल हवा, पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली कहीं डिपॉजिट यानी इकट्ठा हो जाता है। इसी इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अर्थ के सरफेस पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरा, गिरने के बाद वो इरोड हुआ, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो कहीं ट्रांसपोर्ट हुआ और कहीं जाकर इकट्ठा हो गया, कहीं जाकर इकट्ठा हो गया, इसे हमने कहा डिपोजिशन। वेदरिंग में रॉक्स सिर्फ डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं, वेयरएज इन इरोजन इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। वेदरिंग और इरोजन में अगर आपसे कोई पूछे क्या डिफरेंशिएशन है तो इस वेदरिंग में पत्थर सिर्फ कट के गिरता है और इरोजन में उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। सो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अब इन्हीं माउंटेन्स पर एक्सोजेनिक फोर्स लगता है और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस से दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक है इरोजनल लैंडफॉर्म्स और एक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म्स फर्स्ट। इसमें आता है वाटरफॉल या झरना। तो नदी एक रनिंग वाटर है और यही पानी जब चलता रहता है तो इसमें जो पत्थर होते हैं वो इरोड होते रहते हैं, वो टूटते रहते हैं, वो पतले होते रहते हैं। और यही नदी जब किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है पत्थरों को काटते हुए तो इसे वाटरफॉल कहते हैं। तो यहाँ पर वाटरफॉल का आप एक
चित्र देख सकते हैं तो ये है हार्ड रॉक और ये है सॉफ्ट रॉक, जिसे पानी अपनी इंटेंसिटी से कट करता हुआ नीचे उतर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पानी है वो क्या कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है, पत्थरों को काटता हुआ नीचे उतर रहा है, जिसकी वजह से वाटरफॉल बन रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म। जब किसी जगह को चेंज करके, जो पहले से बनी हुई हो उसे चेंज करके कोई लैंडफॉर्म बनता है तो उसे हम इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं। यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। नाउ रिवर वैली भी रिवर के द्वारा इरोजन से बनता है। जब पानी पहाड़ों से नदी बनकर उतरता है और बीच में ऐसा गड्ढा कर देता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्पेस है ऐसा गड्ढा कर देता है, तो इसे वैले कहते हैं। ये वर्टिकल इरोजन का रिजल्ट है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river, forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. Overflowing of bank leads to flooding. Deposition of sediments after the flood along its bank lead to the formation of floodplain. अब यही नदी जब प्लेन्स यानी मैदान में एंटर कर जाती है और ग्राउंड पर इरेगुलर फोर्स के कारण ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, तो जब नदी प्लेन्स में इस प्रकार चलती है तो इसे मियांडर कहते हैं। जब उसका शेप ऐसा हो जाता है, स्नेक लाइक वो चलने लगती है, सर्पेंट लाइक, तो इसे हम कहते हैं मियांडर। इस रिवर के शेप को हम क्या कहते हैं, मियांडर कहते हैं। इसमें पत्थरों का कंटिन्यूस इरोजन होता है और इसके दोनों तरफ डिपोजिशन देखने को मिलता है। पानी जो भी अपने साथ लाता है साइड्स में डिपॉजिट कर देता है। डिपोजिशन जब बढ़ जाता है तो ये मियांडर लूप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और नदी से हट जाते हैं, कट ऑफ लेक बन जाता है और इसे ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। नाउ आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस। ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं, ये हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज ऑक्सबो लेक। और ये क्या है, माउंटेन से पानी उतर के आया और इसने सर्पेंट लाइक शेप ले लिया, जिसे मियांडर कहते हैं, और मियांडर से कट ऑफ होके लेक बनी, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा मियांडर, ये चल रहा है। अब इसके जो लूप्स है वो इतना करीब आ गए डिपोजिशन की वजह से कि ये रिवर से मियांडर से एकदम अलग हो गया। तो जब ये अलग हो गया तो इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। नाउ ओवरफ्लोइंग ऑफ बैंक्स लीड्स टू फ्लडिंग. डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आफ्टर द फ्लड अलोंग इट्स बैंक लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन. और रिवर के किनारे पर जब पानी बढ़ जाता है तो उसे फ्लडिंग या बाढ़ कहते हैं. रिवर के किनारे जब पानी बढ़ जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं. और इसी फ्लड से, बाढ़ से जो भी पानी सेडिमेंट्स प्लेन्स पर डिपॉजिट करती हैं तो उसे फ्लड प्लेन कहते हैं. हियर यू कैन सी, ये प्लेन है, यहाँ पर जो भी डिपॉजिशन होगा फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं. As the river approaches the sea, the speed of flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams called tributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from the mouth forms a delta. अब जैसे जैसे नदी सी की तरफ बढ़ती है, इसमें पानी का बहाव धीमा हो जाता है. We all know river originates from mountains, then creates waterfalls and also enters plains. After entering plains, the speed of river starts to decrease and it forms meander. ये meander बन जाती है. सबसे पहले क्या होता है, रिवर जो है माउंटेन से उतरी, इसने वाटरफॉल बनाया समवेयर. अब उसका दूसरा लैंडफॉर्म क्या है, फिर वो प्लेन्स में एंटर कर गई और उसने मियांडर लाइक शेप लिया. मियांडर से एक टुकड़ा अलग हो गया और वो ऑक्सबो लेक बन गया. देन हमने क्या देखा, द स्पीड ऑफ रिवर स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मियांडर बन गया. फ्रॉम दीज मियांडर लूप्स कट ऑफ, ऑक्सबो लेक बनी. एंड व्हेन द रिवर कंटिन्यूज टू फ्लो टुवर्ड्स द सी, इसका जो स्पीड है वो और डिक्रीज हो जाती है. इसकी जो स्पीड है वो और डिक्रीज हो जाती है और ये कई स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है. सो ये है मेन रिवर और यहाँ से देखिए ये कई डिफरेंट स्ट्रीम्स में बढ़ गई है और इसी स्ट्रीम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. जब छोटी नदियां बड़ी नदियों से जुड़ती हैं उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं और जब नदी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. और अब जब नदी कई भागों में बढ़ गई तो हर भाग का अपना ओपनिंग एरिया होता है, क्योंकि अब नदियां बढ़ गई हैं तो हर भाग का क्या होगा, अपना ओपनिंग एरिया होगा टुवर्ड्स सी, जो सी में जाकर मिल जाता है. और ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी जो भी इतना दूर से ट्रैवल करके लाई होती है, उसे स्पीड स्लो होने के कारण
एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं और यही सेडिमेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूटरीज कलेक्ट करके एंड तक लाती हैं उसे डेल्टा कहते हैं। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से किस टाइप के हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं? हमने यहाँ पर क्या बात करी? हमने बात करी इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में जो वाटर की वजह से बनते हैं। नाउ अब हम सी वेव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी समुद्र से लहरें उठती हैं वो कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं? जब पानी माउंटेन से नीचे उतर के आता है रिवर के माध्यम से, तो उसके जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब सी वेव्स क्या क्रिएट कर रही हैं वो हम देखते हैं। नाउ सी वेव्स किस प्रकार से किसी लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं या बनाती हैं? तो जो ये महासागर या सागर में लहरें होती हैं वो भी इरोजन करती हैं और ऐसे इरोजन को कोस्टल या वेव इरोजन भी कहते हैं। सी वेव्स के कारण किनारों पर लैंडफॉर्म्स उठते हैं। The erosion and deposition of sea wave give rise to coastal landforms. When sea waves continuously strike at the rock, hollow-like caves are formed known as sea waves. Due to continuous striking, when only the roof of the caves remain, they are known as sea arcs. Now let's see in this picture. और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो ये महासागर और या सागर में लहरें होती हैं वो भी इरोजन करती हैं, पत्थरों को क्या करती हैं? इरोड करती हैं, काटती हैं। ऐसे इरोजन को कोस्टल इरोजन या वेव इरोजन भी कहते हैं। सी वेव्स के कारण किनारों पर लैंडफॉर्म्स उठते हैं, उठ के बनते हैं, क्योंकि लहरें क्या होती हैं वो एक जगह बार बार हिट करती हैं ऐसे करके हिट करती हैं। सो रॉक्स को इरोड करके या डिपॉजिट करके सी वेव्स क्या करती हैं? लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। जब बार बार लहरें एक ही जगह बार बार स्ट्राइक करे तो उसमें ऐसा हॉलो लाइक फिगर बन जाता है। हियर यू कैन सी, बार बार यहाँ पर लहरें आई, स्ट्राइक किया तो यहाँ एक हॉलो लाइक फिगर बन जाता है जिसे हम कहते हैं सी केव्स। पानी अपनी ताकत से बार बार वार करके रॉक्स के एक सेक्शन को डीपली काट देता है बट नॉट डीप इनफ टू पास थ्रू इट, इज कॉल्ड सी वेव्स। नाउ ये रॉक है। अब सी वेव ने बार बार स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के कारण यहाँ पर ऐसा हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन गया और इसी हॉलो लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सी केव्स। और so you must have seen in movies or documentaries, or if you have witnessed this view yourself, तो आप जानते होंगे कि it is a very beautiful landform जिसे बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। हम बात कर रहे हैं सी केव्स की, जहाँ समुद्र के आसपास जो गुफाएं होती हैं उनके बारे में बात करें। अब यही सी वेव्स जब रॉक को बीच से थ्रू एंड थ्रू काटता हुआ निकल जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सी आर्क। अब वेव्स ने बार बार स्ट्राइक किया, इसकी वजह से क्या हो गया? माउंटेन के बीच में थ्रू एंड थ्रू क्या हो गया? कट हो गया, जिससे पानी आर पार होने लगा, तो इसे हम कहते हैं सी आर्क। जब पानी आर पार ना हुए अंदर जाए रॉक के तो उसे कहेंगे सी केव, और जब पानी थ्रू एंड थ्रू बाहर निकल जाए तो इस फिगर को हम कहेंगे सी आर्क। नाउ वर्क ऑफ आइस। आइस से कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं? ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस which erodes the landscape in the snow region. As the ice melts, they get filled up with water and becomes lakes in the mountain. The material carried by the glaciers gets deposited. Then, these deposits form glacial moraines. जो भी नदी बर्फ से बनी होती है उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जो ग्रेविटी की मदद से स्लोली मूव करती है। क्योंकि बर्फ क्या होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो मूव खुद तो करेंगे नहीं, तो उनको मूव कराने में ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये ग्लेशियर्स जब मौसम बदलने पर पिघल जाते हैं तो माउंटेन्स पर लेक्स बना देते हैं। जब यही ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमें माउंटेन्स में क्या देखने को मिलती हैं? लेक्स देखने को मिलती हैं। और जब ये ग्लेशियर्स चलते हैं तो ये रॉक को स्क्रैप करते, इरोड करते चलते हैं। जब ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो जो पत्थर होते हैं इनके नीचे वो भी क्या हो रहे होते हैं? इरोड कर रहे होते हैं, उन्हें ये स्क्रैप कर रहे होते हैं। और यही इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द ग्लेशियर्स गेट डिपॉजिटेड एंड फॉर्म्स ग्लेशियल मोरेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्लेशियर मोरेन्स। जब ग्लेशियर्स पहाड़ों से उतर के नीचे आते हैं, मूव करते हैं, तो अपने किनारों पर रॉक्स के डिपॉजिट छोड़ देते हैं और उन्हीं डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल मोरेन कहते हैं हम उसे। नाउ वर्क ऑफ विंड। तो विंड की वजह से किस तरीके के हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं? तो विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट। तो विंड का बहुत बड़ा रोल होता है रेगिस्तानी इलाकों में।
इन डेजर्ट देयर आर रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम नोन एज मशरूम रॉक्स। रेगिस्तानी इलाकों में इस तरीके के आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका ऊपर का हिस्सा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और नीचे का थोड़ा पतला होगा। डेजर्ट में रॉक्स का ऐसा शेप क्यों देखने को मिलेगा, मशरूम लाइक रॉक्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हवा की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर ज़्यादा थी और यहाँ पर कम थी। यहाँ के पत्थर जल्दी इरोड कर गए और यहाँ के नहीं कर पाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स, और ये बनते हैं विंड की वजह से, और इसे हम पेडिस्टल रॉक भी कहते हैं। मशरूम लाइक रॉक्स जो डेजर्ट में देखने को मिलते हैं उन्हें हम पेडिस्टल रॉक्स भी कहते हैं। व्हेन विंड स्टॉप ब्लोइंग द सैंड दैट इट कैरीज फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सैंड ड्यून्स। अब जब हवा चली, यहाँ पत्थर इरोड होकर ये ट्रांसपोर्ट हुए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए, और कहीं जाकर जब ये डिपॉजिट हो गए, कहीं जाके ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं एक जगह जाके ये बैठ गए, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। जब ये रेगिस्तान में ये फिनोमेना देखने को मिलता है तो वी कॉल इट सैंड ड्यून्स। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सैंड ड्यून्स। एंड व्हेन फाइन लाइट वेट सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लॉइस। तो यही जो सैंड है वो और फाइन हो गई और लाइट वेट की हो गई और किसी बड़े एरिया में जाके बैठ जाती है, तो उसे लॉइस कहते हैं। उसका डायग्राम इस वीडियो में नहीं है, यू कैन गो थ्रू गूगल एंड वॉच इट। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस इज फाउंड इन चाइना। अब ये जो लॉइस है, इसके जो लार्ज डिपॉजिट है वो हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको मदद मिलेगी और ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। मैंने अपने पर्सपेक्टिव से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।